हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब जो है ना, एक चीज इंडेक्सिंग देखने लगे हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें एसक्यूएल में। पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि इंडेक्सिंग जो है ना होती क्या है, यानी इंडेक्सर जो हम अप्लाई करते हैं क्यों करते हैं और इसकी रीजन क्या है। सबसे पहले हम एक ये चीज देखते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने ना डिफरेंट किस्म की क्या नाम है बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने, मेरा ख्याल है कि मोस्टली हर किसी ने जो है ना एक यूनिवर्सिटी कैरियर में कैलकुलस पढ़ी होगी, जो कि अच्छी खासी मोटी बुक होती है। ठीक है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि शायद 500 से ज्यादा ही पेजेस होते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, मैं अगर आप लोग को ये एक छोटा सा टास्क दूं कि भाई आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, यानी कि उसके टॉपिक पे जाना है, लेकिन आप लोगों ने वो जो शुरू में इंडेक्स होते हैं ना पेजेस के, यानी कि जिसपे लिखा होता है, टॉपिक लिखे होते हैं, आगे पेज नंबर लिखा होता है, वो नहीं यूज करने। ठीक है, तो इस उसके यूज किए बगैर, उस इंडेक्स के यूज किए बगैर आप लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी टॉपिक है ना, उसके स्टार्ट पे आप लोगों ने जाना है। तो आप लोग किस तरह जाओगे उसके उसके ऊपर। ओब्वियसली आप लोग पेज बाय पेज जो है ना उसके अंदर जाओगे। पेज बाय पेज क्या मतलब, कि आप लोग एक पहला पेज देखोगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं है, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, चौथा देखोगे। तो इस तरह करके पेज बाय पेज जो है ना आप उस पे जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं ये अलाउ कर दूं कि आप लोगों ने जो है ना इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स भी आप देख सकते हो, तो मोस्टली लोग या जिनको सही पता है इन चीजों का, तो वो सबसे पहले इंडेक्स ही देखेंगे कि भाई हाँ किस पेज पे जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना फायदा उधर है कि, यानी कि उस केस में एक बेस्ट केस क्या था कि भाई अगर आपको पहले ही पेज पे वो टॉपिक मिल जाता जो आप सर्च कर रहे हो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट केस है। और वर्स्ट केस क्या था कि आखिरी पेज पे आपको जाके वो टॉपिक मिले। आप किसी पेज को भी स्किप तो नहीं ना कर सकते, यानी कि हर पेज को आपने देखना ही देखना है। हो सकता है जिस पेज को आपने स्किप किया उसी के अंदर हो वो टॉपिक। तो आप ये चीज तो आप कर ही नहीं सकते कि आप किसी पेज को स्किप करो। ठीक है, और अगर आपके पास वर्स्ट केस है सबसे एंड पे मिलेगा, बेस्ट केस है सबसे पहला पेज वो होगा। यूजली आप लोगों को जो है ना टाइम कंज्यूम होगा ही होगा उस चीज पे, कि जो चीज आपने ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर कोई एल्गोरिदम नहीं यूज कर रहे, कोई टेक्निक नहीं यूज कर रहे उसके अंदर। सेम अगर इस तरह की हरकत हमारे ये टेबल करें, क्योंकि टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि इवन के, आप ये देखो कि हमने जो एक टेबल इंप्लीमेंट किया था जो कि काफी बड़ा था, आई थिंक ऑर्डर्स का था या डिटेल का था। हाँ, ये टेबल देखो, इसकी 1000 रो हैं। हमने अब स्पेसिफिक एक रो पे जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जाना है इस रो पे, यानी कि इधर आ जाओ, मिड में कोई रो आ जाओ 500 के करीब। हमने इस ऑर्डर पे जाना है, यानी कि हमारा जो पॉइंटिंग ऑर्डर है जिसको हम सर्च कर रहे हैं या जिसको हमने रिट्रीव करना है, वो ये वाला है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमने ये वाला रो ढूंढनी हो, तो ये हमारा, अगर इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, यानी कि कुछ भी टेक्निक या एल्गोरिदम नहीं इम्प्लीमेंट हुआ हुआ, तो पहले वो इस रो को देखेगा हमारा कंपाइलर, फिर वो दूसरी रो को देखेगा, फिर तीसरी को देखेगा। इस तरह करते 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 जब तक उसे वो स्पेसिफिक रो नहीं फाइंड होती, वो उसे देखता हुआ जाएगा। सेम जैसे ह्यूमन ने, जब अगर हमने कोई उसे टॉपिक दिया, उसने बगैर इंडेक्स के उस टॉपिक को सर्च करना था बुक में, तो हर पेज वो देखता हुआ जा रहा है। ना आप, यानी कि ना ह्यूमन कोई वो पेज मिस कर सकता है, और ना ही कंपाइलर को कोई रिकॉर्ड मिस कर सकता है, क्योंकि इसमें चांसेस ये है कि हो सकता है जो सा मिस किया हो वही वो रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो इस टेक्निक के लिए ना, कि भाई किस तरह करके ना हम इस सर्चिंग टेक्निक को फास्टर बनाएं, तो इन्होंने ये जो, यानी कि कह लो कि डीबीए वालों ने, या जिन्होंने डीबी इम्प्लीमेंटेशन की, ये कॉन्सेप्ट सेम रियल टाइम कॉन्सेप्ट से लिया, कि जिस तरह बुक्स के अंदर इंडेक्स होते हैं ना, इसी तरह हम यहाँ पे भी इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब उन्होंने इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जाहिर सी बात है, अब इसका इंडेक्स जो भी है, यानी कि इसका इंडेक्स, इस रो का इंडेक्स, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी थी ना उन्होंने।
यानी कि जब इंडेक्स नहीं थे, जब इंडेक्सर नहीं थे, तो तब क्या था कि तब जो है वो क्या नाम है उसका, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन जो हमने इंडेक्स बना के या इंडेक्स बनाने के बाद स्टोर कराई है, क्या इंफॉर्मेशन होती है वो अभी हम देखते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर कराई है, उसके लिए पहले अगर इंडेक्सर नहीं थे तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर कराने की जरूरत ही नहीं होती थी। लेकिन जब इंडेक्सर आ गया तो ये इंफॉर्मेशन तो हमने स्टोर करानी है। इसकी एग्जांपल मैं ये ले देता हूँ कि अगर हमने बुक के अंदर इंडेक्स का इंडेक्सर नहीं हो, हमारे बुक के अंदर इंडेक्स का पेज नहीं हो या इंडेक्स का सेक्शन ना हो, तो फायदा क्या होगा हमें कि हमारे वो 3 या 4 पेज बुक में नहीं लगेंगे। ठीक है ना, यानी कि वो वाला पेज सेव हो जाएंगे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर बुक की प्राइस भी कम हो जाएगी। अगर यानी कि ठीक है, हमारे यानी कि उर्दू बाजार वगैरह में पायरेटेड वर्जन मिलते हैं, अगर ओरिजिनल उसके वर्जन हो तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पेज इंक ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो कितनी बुक्स वो प्रिंट करती हैं, कितने पेजेस उनके बचेंगे, क्योंकि जो बड़ी मोटी वाली बुक होती है उनके तो इंडेक्स पेज ही कोई 10-10 पेज के तो इंडेक्स पेज होते हैं। सेम इसी तरह जो है ना, यहाँ पे भी जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं ना, तो बैकएंड पे अपने पास एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है करता है। मे बी एडिशनल टेबल भी बनाता है। ठीक है, मे बी उनके ऊपर कोई यूनिक कीज भी लगाता है। ठीक है, मे बी उनके दरमियान रिलेशनशिप भी बनाता है। तो जब हम अगर टेबल में इंडेक्स जो कि अभी तक हमने नहीं क्रिएट किए थे, अगर हम नहीं लगाते ना, तो इसका मतलब है कि वो सारा डाटा हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडेक्स लगा लेते हैं, फिर एग्जांपल रियल टाइम पे आते हैं कि हम बुक में वो 10 या 12 पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो पेज की कॉस्ट हमें पड़ेगी, इंक की कॉस्ट पड़ेगी, पेज थोड़ी सी कॉस्ट, सॉरी बुक थोड़ी सी कॉस्टली हो जाएगी। लेकिन आप ये देखो कि वो जो थोड़े से हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं, उसकी बेस पे हमें इंडेक्स की इंफॉर्मेशन या इंडेक्स के पेजेस मिल रहे हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। या थोड़े से हम पैसे बचा के वो हम इंडेक्स के पेज है उसमें से एलिमिनेट करके, वो हमारे पास ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसका नुकसान क्या होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आता, या तो टीचर को वो एफर्ट करनी पड़नी थी कि पेज नंबर पे जाता और फिर पूरी क्लास में अनाउंस करता कि भाई इस पेज नंबर पे आ जाओ सारे। या यानी किसी ना किसी उसने अपने टीए को या स्टूडेंट को कहा होता कि मेरे आने से पहले ये वाला टॉपिक किस पेज पे निकाल के रखना। और जब इंडिविजुअल स्टडी करनी होती तो सेम हर किसी को ये प्रॉब्लम फेस होनी थी। तो सेम ये काम जो है ना इंडेक्सर भी यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इंडेक्सर की टाइप कैसी होती है। दो किस्म के इंडेक्सर होते हैं, एक होते हैं क्लस्टर और एक होते हैं नॉन क्लस्टर। ठीक है, अब अगर हम क्लस्टर की बात करें इंडेक्स की, तो वो कौन से क्लस्टर क्लस्टर टाइप इंडेक्स कौन से होते हैं? ऐसे इंडेक्सर, ठीक है, जो फिजिकली जो बाय आई भी हमें नजर आ रहे हो ना, वो टाइप जो है ना वो क्लस्टर इंडेक्स कहलाते हैं। अच्छा, इंडेक्सर में जो है ना दो चीजें होती हैं, अभी फिजिकली कह लो या वैसे कर तो सकते हैं ये लोग इम्प्लीमेंट। ये चीज नहीं होती कि ऑर्डर क्या रखे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है ना, यानी कि जो कह लो कि हम इधर जो है डेटाबेस पे ऑर्डर भी रख सकते हैं, किस ऑर्डर से हम स्टोर करवाएं। ठीक है, यानी कि इंडेक्सर हमारे सेंडिंग भी हो सकते हैं और डिसेंडिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के लेने हैं। हमें पता है कि अगर जब भी हमारा डाटा जाएगा वो लास्ट में जाएगा, तो उस इंडेक्सर को हम डिसेंडिंग कर देंगे, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। हमें पता है हमारा डाटा फर्स्ट में एंटर होगा, तो उसे हम असेंडिंग कर देंगे। और इंडेक्सर किस पे अप्लाई होते हैं? हमेशा किसी ना किसी कॉलम पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, जिस तरह यानी कि वहां पे किसी ना किसी टॉपिक पे अप्लाई होता था इंडेक्स, यहाँ पे किसी ना किसी कॉलम पे अप्लाई होते हैं। जब इंडेक्सर अप्लाई होते हैं तो वहां पे हमें उसे बताना पड़ता है कि इसे हम ऑर्डर बाय यानी कि असेंडिंग को रखें या डिसेंडिंग को रखें। लेकिन अगर आप असेंडिंग को रखोगे तो वो ना भी बताओ, यानी ऑप्शनल होता है। जिस तरह ऑर्डर बाय का क्लॉज वैसे चलती है ना रियल टाइम पे, तो उसी तरह सेम इसमें भी इंडेक्सर में भी चलती है कि अगर आप नहीं बताओगे तो वो ऑर्डर बाय असेंडिंग होगा डिफॉल्ट। अगर आपको यानी कि डिसेंडिंग रखना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसे कि भाई ये इंडेक्सर में लगा रहा हूँ, इस कॉलम पे लगा रहा हूँ और ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर रहे थे कि क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स जो है ना, जो बाय लुक से इंडेक्सिंग नजर आ रही हो ना, वो यूजली क्लस्टर इंडेक्स होते हैं।
यानी क्लस्टर इंडेक्स की सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि जब भी हम क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे ना, तो बेस्ड ऑन क्लस्टर इंडेक्स जो है ना वो क्यूरी हमारे पास शो हो जाएगी। मुझे ये एक बात बताओ, देखो यहाँ पे मैंने कोई ऑर्डर बाय नहीं लगाया, फिर ये कॉलम ऑर्डर बाय क्यों आ गया? ठीक है। जो क्लस्टर इंडेक्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को जब भी हम क्यूरी लगाएंगे और अगर उस पे हमने कोई ऑर्डर बाय अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में जो क्लस्टर इंडेक्स होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होके हमें आ जाते हैं। और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर नहीं होते, जिस ऑर्डर में वो हुए हों उस ऑर्डर में आ जाते हैं हमारे पास। यानी कि हमने अगर लिखा हुआ है कि वो क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करे और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हो, तो वो डिसेंडिंग में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो वो सेंडिंग में आएंगे। अच्छा, जब हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं ना, प्राइमरी की अपने साथ जो है ना क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेती है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी की जो हमने पहले उसके फीचर देखे थे कि यूनिक की ऑटोमेटिकली उसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसी तरह करके उसके अंदर क्लस्टर इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। दूसरे क्लस्टर इंडेक्स की ये फीचर है कि वो एक से ज्यादा कॉलम में एक टेबल में नहीं लग सकता। यानी कि जिस टेबल पे हमने क्लस्टर इंडेक्स लगा दिया ना, उसके बाद अब टेबल के किसी और कॉलम में क्लस्टर इंडेक्स नहीं लगेगा। और इसकी रियल रीजन रीजन है, लॉजिकल रीजन है कि जब आप सिलेक्ट करोगे, मैंने आपको बताया कि बाय लुक उसके हिसाब से वो ऑर्डर बाय होके आएगा आपको पास ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब आप सिलेक्ट करोगे और दो कॉलम पे अगर क्लस्टर इंडेक्स लगा हो, तो कौन सा क्लस्टर जो है ना वो, यानी कौन सा इंडेक्स ऑर्डर बाय होके आएगा? नहीं आ सकता ना, क्योंकि दो आ गए यहाँ पे। तो इसलिए क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ एक ही लगेगा। अगला क्वेश्चन कि अगर हमने एक प्राइमरी की लगानी हो और एक क्लस्टर इंडेक्स, जो क्लस्टर इंडेक्स कहते हैं हम एक ही लगेगा, एक क्लस्टर इंडेक्स लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की ही हमें ये ऑप्शन देती है या ये हमें फैसिलिटी देती है कि वो अपने अंदर क्लस्टर को इम्पोज कर ले, क्लस्टर इंडेक्स को। तो इस वजह से जो है ना, यानी कि हमारी वो जो चीज है ना वो वहां पे जाके फेल हो जाती है कि भाई अगर प्राइमरी की लगा ली, तो उस टेबल पे उस कॉलम पे यूनिक की भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी और क्लस्टर इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब आप अपने टेबल में देखना कि जिस जिस टेबल में आप लोगों ने प्राइमरी की लगाई होगी ना, तो आप देखना बाय लुक आपको जो है ना वो उसकी बेस पे जो है ना वो डाटा शो हो रहा होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर बाय उस पे हो जाएगा और बाय लुक वो नजर भी आ रहा होता है। ठीक है। तो ये क्लस्टर है इंडेक्स है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है कि जो कि कह लो कि लॉजिकल होता है। ठीक है, या नॉन सीएबल होता है। वो हमें भी कभी भी सिलेक्ट क्यूरी में नजर नहीं आता, लेकिन बैकएंड पे उसने अपना मैकेनिज्म ऐसा बनाया होता है कि अपना कोई फीचर ऐसे इंप्लीमेंट किया होता है कि भाई उसके अंदर भी, उस कॉलम के अंदर भी इंडेक्सिंग अप्लाई हुई होती है। इसको अगर आप लोगों ने डिटेल में देखना है ना कि ये क्लस्टर और यानी कि नॉन क्लस्टर कैसे वर्क करते हैं, तो आप यानी कि बैकएंड पे कौन कौन से टेबल स्टोर करते हैं, बैकएंड में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये आप किसी भी वीडियो से देख सकते हो यूट्यूब की ना। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है कि भाई क्लस्टर इंडेक्स कैसे अप्लाई करते हैं, फायदा क्या है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे अप्लाई करते हैं, फायदा क्या है, और इन दोनों के आपस में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स इस पे कॉलम पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ और इस पे भी कर सकता हूँ। चाहे तो मैं सारे टेबल के सारे कॉलम पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फायदा क्या है कि भाई यानी कि अगर हमें वो नजर भी नहीं आने, ठीक है, और हमें वो जो है ना यानी कि किसी तरह का एडवांटेज बाय लुक नहीं दे रहे, तो फायदा क्या है नॉन क्लस्टर का? नॉन क्लस्टर का फायदा सबसे बड़ा ये है कि देखो, अच्छा एक पहले उसका डिसएडवांटेज सुन लो क्या है। मैं अगेन रियल टाइम पे आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी जो है ना इंडेक्स वो जो था, इंडेक्स जो हुए होते हैं बुक के, अगर आपने देखा होगा वो पेज वाइज हुए होते हैं, टॉपिक वाइज हुए होते हैं। उसको मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ ना, यानी कि अल्फाबेटिक वाइज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा उसको मैं फार्मूला वाइज कर सकता हूँ कि भाई जिसमें फार्मूले वाइज इंडेक्स मेरे पास हो जाए। अगर अभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने वो टॉपिक तो निकाल लिया इंडेक्स से, लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि जिस तरह वो फार्मूला होता है टेन कोस थीटा, ये जो फार्मूले होते थे, डायरेक्ट मुझे ये वाला फार्मूला निकाल के दो। अब ये चीज तो आपके पास इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और ये आपको बुक में कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अगेन आप अपनी वही टेक्निक लगाओगे कि पेज बाय पेज उस चीज को ओपन करोगे, जहां पे टेन का फार्मूला होगा या कोस का फार्मूला होगा या साइन का फार्मूला होगा, उसको ओपन करने की कोशिश करोगे, उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। और इस तरह की फैसिलिटीज अक्सर बुक्स देती भी हैं, कि अक्सर बुक्स ने इंडेक्स जो है वो डिफरेंट बेसिस पे भी किए होते हैं, ठीक है। यानी कि फार्मूला वाइज इंडेक्सिंग, टॉपिक वाइज इंडेक्सिंग। तो आप सिर्फ फार्मूले में जाओ, वो वाला चीज देखो, वो फार्मूला जिस जिस पेज पे या जिस पेज पे यूज हुआ है वहां पे डायरेक्ट जा सकते हो। इसी तरह इंडेक्स की एक नई फॉर्म क्या है, उसे अपेंडिक्स कहते थे या पता नहीं ऐसा कोई वर्ड है जो कहते हैं, जो बुक के एंड पे होते हैं, जो टॉपिक वाइज लिखे होते हैं, चैप्टर वाइज नहीं लिखे होते। वो अनदर एग्जांपल है नॉन नॉन क्लस्टर की, कि भाई नॉन क्लस्टर वो होता है कि बैकएंड पे ये अपने पास जो है ना उसको ऑर्डर बाय करके रखता है। जैसे ही यानी कि उसे रिक्वायर्ड होता है कि भाई मुझे यानी कि इस कॉलम से डाटा चाहिए, और उस कॉलम पे अगर नॉन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई हुआ हुआ है, तो वो डायरेक्ट उस जगह पे चला जाता है जहां पे उसने ये इंफॉर्मेशन रखी होती है, जहां पे उसने वो कॉलम रखा होता है, जहां पे उसको जो है ऑर्डर बाय करके रखा होता है। तो जब कोई चीज ऑर्डर बाय करके रखी होगी, वो फिर सर्च कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बाय अगर करके कोई चीज रखी भी है ना, तो वो डायरेक्टली उस जगह पे चला जाएगा। तो इसी तरह करके हम किसी भी टेबल पे जो है ना, कॉलम पे अपना नॉन क्लस्टर रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं, कि ये जो अभी हमने फॉर्म इम्प्लीमेंट किया है, ये तहरीर ने जो फॉर्म इम्प्लीमेंट किया था स्टूडेंट का, इसमें इसने एनआईसी लिए थे। अब देखो, स्टूडेंट आईडी पे तो हमारी प्राइमरी की लग गई, ठीक है। अब हमने एनआईसी को सर्च करना है। अगर हमने उसके अंदर 10 मिलियन रिकॉर्ड है, ठीक है, 10 मिलियन रिकॉर्ड में एन एक एनआईसी को सर्च करने का मतलब है कि वो हर रो पे जा रहा है, हर रो पे जा रहा है, हर रो पे जा रहा है, हर रो पे जा रहा है वो। लेकिन अब हम उधर इंडेक्स भी नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि इंडेक्स, सॉरी, नहीं, क्लस्टर इंडेक्स भी नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी पे तो प्राइमरी की लग गई है। तो हम क्या करेंगे, एनआईसी पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करेंगे, जो कि हमें नहीं नजर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे ये अपना मैकेनिज्म जनरेट करते हैं, अलग से एक और टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, और ये एनआईसी की इंफॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हमने वेयर एनआईसी पे लगाया ना, तो वो हमारा ये कह लो कि सिर्फ सेकंड्स में जो है ना रिजल्ट आ जाएगा, बेशक 10 मिलियन हो 1 बिलियन हो। वो कैसे आएगा वो अभी हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अब एनआईसी ऑर्डर बाय पड़े होंगे। तो जब वो ऑर्डर बाय पड़े होंगे, कैसे वो सर्च करते हैं वो हम देख लेते हैं अभी। लेकिन वो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा उसका, वो 1 मिलियन या 1 बिलियन क्यों ना उसके अंदर रिकॉर्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कि देखो जिस तरह मैंने एनआईसी पे एक नॉन क्लस्टर अप्लाई किया, सेम ये नॉन क्लस्टर मैं फोन नंबर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, जीमेल पे भी कर सकता हूँ। इसी तरह करके और जितनी फील्ड है जिसपे मैं चाहता हूँ कि यार ये पीछे मेरे ऑर्डर बाय हो जाए, इस पे वो सर्च करे तो सेकंड पे आंसर आ जाए उसका, तो मैं नॉन क्लस्टर अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम फेस होती है कि जितने ज्यादा नॉन यानी कि क्लस्टर आप अप्लाई कर दोगे, या जितने ज्यादा इंडेक्सिंग आप एक टेबल पे लगा दोगे, वो टेबल उतना ही फिर और ज्यादा परफॉर्मेंस में स्लो भी हो जाएगा। क्यों होगा? आई डोंट थिंक सो कि इसकी अब रीजन बताने की जरूरत है, क्योंकि हर क्लस्टर पे वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पीछे स्टोर कराता है। जब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन स्टोर कराएगा, जब भी वेयर की क्लॉज लगेगी, जब भी वो वाली फील्ड उसके सर्च में आएगी, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से रीड करने जाएगा। जितनी वहां पे कम इंफॉर्मेशन होगी, ऑब्वियसली हमारा टेबल उतना ही रिलायबल भी होगा और उतना ही फास्ट भी होगा। और जितनी उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, उतना ही जो है यानी कि कह लो कि टाइम कंज्यूम में गेन हो जाएगा। एक और चीज, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में जो डिफरेंस है, एक वो ये कि क्लस्टर में हम
यूजली, यानी कि क्योंकि उस पर यूनिक की भी अप्लाई हुई होती है, तो हम जो है ना यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू कोशिश करते हैं कि ऐसे कॉलम पे अप्लाई करें जहां पे जो है ना डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। लेकिन नॉन क्लस्टर हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह उस टेबल में फादर का एनआईसी भी था, अब अगर हमने उसको यूनिक कर दिया तो सेम, यानी कि बहन भाई या भाई भाई या बहने बहने आपस में एक एक उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकती थी अगर हमने फा, फादर के एनआईसी को यूनिक कर दिया। अब हमारी वहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि फादर का एनआईसी भी नहीं यूनिक होना चाहिए और उसके अंदर इंडेक्सिंग भी अप्लाई हो जाए, तो इस केस में हम नॉन क्लस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें सारी सोचनी होती है कि हम कैसे जो है ना यानी कि क्लस्टर इंडेक्स लगाएं, कहाँ पे नॉन क्लस्टर लगाएं। क्लस्टर पे वैसे इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा मेन हर हर टेबल में ना, ये हमेशा याद रखें, हर टेबल में एक मेन कॉलम मोस्टली होगा, 90% टेबल्स में होगा। सिर्फ जो मैपिंग के टेबल होते हैं ना, वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा कॉलम मेन है। अदरवाइज हर टेबल में हमारा एक मेन कॉलम लाजमी होता है। तो कोशिश हम करते हैं कि प्राइमरी की भी उस पे लगे। अगर उस पे प्राइमरी की नहीं लग रही तो हम इंडेक्सिंग, क्लस्टर इंडेक्स उस पे अप्लाई करें। इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि भाई इंडेक्सिंग से, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे वो नॉन क्लस्टर हो, बैकएंड पे वो ऑर्डर में जो है ना यानी कि एक सीक्वेंस में या सॉर्ट, जिसे जो हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी, उस ऑर्डर में जो है ना वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये रीड कैसे करता है, इसको क्या फायदा है हमें ये इंडेक्सिंग बनाने का। ठीक है, आई थिंक ये हमने एक पीछे एक टॉपिक में कवर भी की थी। अगर आप लोगों ने इसकी, मैं आज एक वीडियो शेयर करूंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो है बहुत अच्छी। तो बिल्कुल माइंड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे जो है ना ये एसक्यूएल वर्क करता है। और अगर देखा जाए ना, ये आज का ये वाला टॉपिक जो हम कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये वाली जो चीजें, ये बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें हैं कि ये जब आएंगी तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये एक थोड़ा सा है जिसको समझना है, ये हम बाद में करेंगे। थोड़ा हम इस पे प्रैक्टिस कर लें, यानी कि एसक्यूएल पे, तो ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। एक्चुअली ये एसक्यूएल के लूप है। ठीक है, यानी कि लूपिंग अप्लाई करनी हो ना, तो ये वो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लें, तो ये एक कह लो कि सेशन में ही समझ आ जाएगी। वरना शायद इस पे थोड़ा सा खपना पड़े हम। तो बाकी इंडेक्सर हम कर रहे हैं ये, जब हम रियल टाइम पे आएंगे ना, तो ये जब हम फेस करेंगे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक सीरीज दूंगा। अगर वैसे वो इंग्लिश में है, लेकिन बहुत आसान है कि मुझे भी समझ आ गई थी उसकी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसे हिंदी या उर्दू में सर्च करनी हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब टेक्निक क्या है वो, यानी कि उसने यही चीज बताई हुई है कि जब हम इंडेक्स अप्लाई करते हैं ना, फायदा क्या होता है हमें इस चीज का। और ये बहुत बड़ा फायदा है ये, यानी कि इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना बड़ा फायदा है। और अगर करना है तो आप ह्यूमन के माइंड से ऐसे रख के देख लो कि एक बुक है जिसके 1 मिलियन पेज है और उसमें इंडेक्सिंग नहीं है, वो बुक आपके लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप पहले 100 पेज पढ़ोगे, आपने पहले 100 पेज में आपके माइंड में तो सारा नहीं जाएगा ना, कुछ कुछ जाएगा। उस टॉपिक को दोबारा आपने देखना हो तो फिर आपकी मेहनत यानी कि करनी पड़ेगी आपको उस टॉपिक पे आने के लिए। ठीक है, तो इस अच्छा, अब ये हम इस टॉपिक पे थे कि ये चीज तो क्लियर है कि इंडेक्स जो है ना पीछे जाके कोई ना कोई ऑर्डर पे जो है ना डाटा जो है ना स्टोर करेंगे जब भी हम जिस कॉलम पे भी इंडेक्स लगाएंगे, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे वो नॉन क्लस्टर हो। ठीक है, लेकिन ये फिर वर्क कैसे करते हैं, वैसे तो उस वीडियो में बहुत अच्छा जो है ना उसने समझाया हुआ है कि कैसे कौन सी वैल्यू किस नोड पे जाती है, कैसे जाती है और कैसे जाती है। इस तरह करके जो है ना उसने कुछ पीछे जो है ना वो स्टोर करते हैं, जिसे हम बी ट्री भी कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, जो एसक्यूएल है ना वो बी ट्री टेक्निक यूज करता है, बी ट्री एल्गोरिदम यूज करता है। मे भी ओरेकल कुछ और यूज करता हो, और मे भी कोई और डेटाबेस कोई और यूज करती हो टेक्निक, क्योंकि ये बहुत सारी टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने, यानी कि इस रेंज पे जाना है, यानी कि ये कह लो कि मैंने 111 ये सर्च करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डाटा है, यानी कि उसने स्टोर करा हुआ है, ये रूट नोट होती है जिसके पास इंफॉर्मेशन ये होती है कि भाई तूने लेफ्ट पे जाना है देखने या राइट पे जाना है। ठीक है, तो अब ये चीज डिसाइड होना कि लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ये कौन करता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है उसकी मदद से, किस पे किस ऑर्डर पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उसकी मदद से। और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, बैकएंड पे कुछ इन्होंने अपने टेबल बनाए हुए हैं, अपने एसपी बनाए हुए हैं, अपनी
ये कह लो कि व्यूज बनाए हुए हैं, जिनकी मदद से जो है ना हमें ये डाटा देते हैं ये। एक और बात ये, इधर मैं कोई और टेबल उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला टेबल यानी कि ये वाला टेबल सिलेक्ट करता हूँ, और इसके ऊपर मैं ये कह लो कि पोस्टर कोड को जो है ना वेयर क्लॉज लगाता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने ये पोस्टर कोड पे वेयर क्लॉज लगी, इसके अंदर 1 मिलियन डाटा है। ठीक है। जब ये 1 मिलियन डाटा है, अगर इसके ऊपर इस कॉलम के ऊपर इंडेक्स हुआ, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे नॉन क्लस्टर हो, जब मैं इंडेक्स बोलूंगा तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो मैं बोलूंगा बीच में। अगर इस कॉलम पे इंडेक्स लगा हो, तब तो बहुत बड़ा फायदा है हमें। लेकिन अगर मेरा इस कॉलम पे भी इंडेक्स लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, बाकी सारों पे लगा हुआ है, सिर्फ इस पे नहीं लगा हुआ, तो वेयर क्लास में सेम हमारा बाकियों पे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, मुझे कोई गर्ज नहीं। जो कॉलम मेरा वेयर क्लास में आ रहा है, अगर उस पे नहीं लगा हुआ, तो वो मुझे सेम उतना ही टाइम देगा कि पूरे कॉलम पे या पूरे टेबल पे ना लगा होने पे जितना टाइम ले रहा है, या लगा होने से जितना टाइम ले रहा है। यानी कि वेयर क्लॉज में जो हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं ना, टोटली क्यूरी हमारी उस पर डिपेंड होती है कि उस टेबल पे उस कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। यानी क्यूरी का रिजल्ट फास्ट आएगा या नहीं आएगा। वेयर क्लास में जो हमने कॉलम चूज किए हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो हमने देखे हैं कि भाई कंट्री के साथ सिटी भी हो सकता है, या सिटी के साथ पोस्टल कोड भी हो सकता है, या नेम भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, जितने कॉलम होंगे, अगर उन कॉलम में इंडेक्स लगे हुए हैं, तो डाटा बहुत फास्ट आएगा। और ये है कि भाई उस 5 कॉलम हमने सिलेक्ट करने थे, जो कि बेयर क्लास में हमारे 5 कॉलम है, 3 पे इंडेक्स लगे हुए हैं और 2 पे नहीं लगे हुए। तो होगा क्या, जो 3 का डाटा है ना वो तो फास्ट आ जाएगा, लेकिन जब वो 3 का डाटा फास्ट आएगा, ठीक है, अब ऑलरेडी वो जो टेबल है, अब वो हो सकता है वो जो 3 का 700 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाए 1 मिलियन में से। जो नॉन क्लस्टर्ड कॉलम होंगे, तो वो क्या करेंगे, अब वो सॉरी जो यानी कि विदाउट इंडेक्स कॉलम होंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ उन 700 रिकॉर्ड में से डाटा सिलेक्ट करेंगे, ना कि 1 मिलियन से। क्योंकि 1 मिलियन से तो 700 फिल्टर आउट हो गए हैं ना। तो ये बाकी जो है वो 700 से करेंगे। तो ये भी एक फायदा होता है इंडेक्स लगाने का, कि अगर हमारे पूरे टेबल पे यानी कि पूरे टेबल पे इंडेक्स ही लगा हुआ, सिर्फ एक कॉलम पे लगा हुआ है, और वो एक कॉलम हमारा उस वेयर क्लॉज में आ गया है, वो कोई भी कॉलम हो सकता है और उस पे इंडेक्स लगा हुआ है, तो बाकी के जो वेयर क्लॉज की जो कंडीशंस हैं, वो जब वो वाला इंडेक्स वाला सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद उस टेबल से सिर्फ वो सिलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट की लगी समझ। कि जब वेयर क्लॉज हम लगाते हैं, उधर मल्टीपल कॉलम देते हैं ना हम सिलेक्ट करने के लिए, कि भाई ये हो, यानी कि कंट्री उसका पाकिस्तान हो, सिटी उसका लाहौर हो, इस तरह करके कितनी हम वेयर क्लॉज देते हैं। तो अगर एक भी वेयर क्लॉज उसमें ऐसी आ गई जिसपे इंडेक्स लगा हुआ है, तो आपकी क्यूरी बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी वेयर क्लॉज है वो उस रिमेनिंग डाटा से डाटा सिलेक्ट करके लाएंगी। अब मैंने 111 पे जाना था। अब ये जो रूट है ये बताती है कि भाई आप लेफ्ट जाओ तब मिलेगा, या राइट जाओ तब मिलेगा, क्योंकि इसके पास सॉर्टेड डाटा पड़ा हुआ है। अब देखो, अब वो कहता है कि वो इधर जाओ आप। जब वो इधर जाएगा, जितने ज्यादा ये रिकॉर्ड होंगे, उतने ज्यादा रिकॉर्ड उसमें से 50% ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारा इधर नहीं पड़ा हुआ। अब उसने कहा कि आप इधर जाओ, तो ये वाले सारे रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गए। फिर अब उसने कहा कि इधर जाओ, फिर ये वाले सारे रिकॉर्ड एलिमिनेट हो गए। तो ये कह लो कि आपके बिलियंस में भी रिकॉर्ड हो, अगर आपके उसके कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है, तो वो आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। और क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं कि भाई जो रिक्वायर्ड नोड है जिस तक हमने पहुंचना है, उसमें सिर्फ 8 10 12 या मैक्सिमम 15 नोडों को रीड करके हम वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये वाली चीज जो है ना, ये आप लोगों को मैं यानी कि वीडियो अभी शेयर करता हूँ मीटिंग के फौरन बाद, तो उसको आप देखना, वो 6 या 7 वीडियोज हैं। और
पर वीडियो कोई यानी कि आपका 11 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इतना लेगी, लेकिन उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी और आप वाकई कहोगे कि कितना बड़ा फायदा है एसक्यूएल या कोई भी डीबी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने का। क्यों हम लोग फाइल्स पे नहीं गए, क्यों हम लोग एक्सेल पे नहीं गए, क्यों हम लोग जो है ना फिजिकल यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे नहीं गए, क्यों जो है ना लोगों ने डेटाबेसिस को चूज किया? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इंडेक्स ना लगे हों और एक हम इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करें, ठीक है, उस टेबल के ऊपर हम एक इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करें, और एक टेबल हो जिसपे इंडेक्स लगे हुए हैं, और फिर हम इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करें, तो कौन सी क्यूरी फास्ट चलेगी? जिस पे इंडेक्स दोनों नहीं सेम लगे हुए। टाइम पे हाँ, क्या कह रहे हो? दोनों सेम टाइम नहीं लेगी। हाँ, और अबू सर कोई आपका आंसर? मैंने कहा कि जिस पे इंडेक्स सर नहीं लगा हुआ, उसकी क्या रीजन है? उसकी ये कि जहां तक मेरी के जो जिस पे इंडेक्स सर लगा हुआ है तो वो ऑर्डर बाय पे जाके अपना स्टोर करवाएगा ना। हाँ, करेक्ट। जिस पे इंडेक्स लगा हुआ है ना, ठीक है, वो तो पहले देखेगा कि मैंने रो किधर इंसर्ट करनी है। यानी कि देखो इधर इसमें इंडेक्स लगा हुआ है, मैंने 123 इंसर्ट करना है। पहले वो ढूंढेगा ना कि मैंने वो वाली रो इंसर्ट किधर करनी है, ठीक है ना, तो उसके बाद वो इंसर्ट करेगा। लेकिन जिस पे इंडेक्स लगे ही नहीं हुए, उसे तो पता है चाहे जो मर्जी रो आए मैंने एंड पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अपडेट और डिलीट के लिए है, कि एक मैं अपडेट या एक डिलीट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और वो किस पे फास्ट चलेगी? जिस पे इंडेक्स लगे हुए हैं उस पे फास्ट चलेगी, या जिस पे इंडेक्स नहीं लगे हुए उस पे फास्ट चलेगी? इंडेक्स वाले को। इंडेक्स में हाँ। क्यों? क्योंकि अपडेट और डिलीट कमांड ऐसे नहीं चलती कि पूरा टेबल अपडेट करना हो या पूरा टेबल डिलीट करना हो, वो ऑब्वियसली वेयर क्लॉज पे चलती है। लेकिन अगेन ये चीज भी डिपेंड करती है जिस उस वेयर क्लॉज में जो कॉलम लिया हुआ है उस कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नो मैटर क्लस्टर है या नॉन क्लस्टर है, ठीक है, लेकिन उस टेबल पे इंडेक्स है और उसने स्पेसिफिक एनी हाउ, चाहे उस टेबल पे इंडेक्स हो या ना हो, उसने स्पेसिफिक रो पे जाके अपडेट या डिलीट करनी है ना, तो दोनों केसेस पे उससे पहले ढूंढना है। जब वो दोनों केसेस पे ढूंढेगी, तो दोनों केसेस पे क्या होगा, यानी कि कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा, और टाइम फिर किस पे कम लगेगा? जिस पे इंडेक्स लगे हुए। लेकिन अगेन यही बात कि ये चीज मस्ट है कि उस वेयर क्लॉज में वो इंडेक्स का कॉलम लाजमी होना चाहिए। अगर वो वेयर क्लॉज में इंडेक्स का कॉलम नहीं है तो वो फिर दोनों के लिए सेम ही टाइम लगेगा। ठीक हो गई ये चीज? क्लियर हो गई है? ठीक। ठीक है, ये जो है ना यानी कि मेन हमारे इंडेक्स थे। अगर यकीन करो आप लोगों की ये कंसेप्ट सही हो गए ना, यानी कि ये कंसेप्ट अच्छे हुए, तो आप लोगों की एप्लीकेशन कभी भी स्लो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, कभी भी जो है ना आप लोगों को कह लो कि क्यूरी जो इतना इतना टाइम लेती है ना वो कभी भी नहीं लेंगी। सिर्फ सोचना बस ऐसे शुरू कर दो कि यार जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या ये मेरे डीबी सर्वर के लिए फास्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके, अच्छा दूसरी बात ये कि अभी जो पहला क्वेश्चन था कि दोनों सेम टाइम लेंगी या नहीं लेंगी इंसर्ट वाली क्यूरी, क्योंकि जो इंसर्ट हो रही होती है इंडेक्स टेबल में वो इतना माइनर सा टाइम ज्यादा लेती है ना कि हम वो इमेजिन नहीं कर सकते कितना माइनर सा टाइम ज्यादा लेती है। लेकिन इन्होंने ना एक चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है, जिसे वो कहते हैं क्यूरी एनालाइजर, ठीक है। वो आप लोग यार देख लेना, यहाँ से ना कहीं ऑप्शन आती है, वो यहाँ पे इस तरह करके अनेबल हो जाती है, इस तरह करके ना यहाँ पे अभी मैसेज और रिजल्ट आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे वो एनेबल हो जाती है वो ऑप्शन ना। उस पर क्लिक करोगे ना, वो नैनो सेकंड में बता रहा होता है कि ये क्यूरी आपका कितना टाइम ले रही है, नैनो सेकंड में, ठीक है। तो उधर से आप जो है ना उस चीज को अगर आपने रेक्टिफाई करना है तो उधर से कर सकते हो आप।
तो बस ये इंडेक्सर यही था हमारा। तो बाकी मैंने क्या नाम है क्यों नहीं बताया कि कैसे लगते हैं, सिंटेक्स क्या है इनका, आई डोंट थिंक सो कि वो बताने की जरूरत है। वो आप लोग खुद देख लेना कि इंडेक्स अप्लाई करना है, प्राइमरी की में तो करने की जरूरत नहीं है अगर प्राइमरी की लगानी है, लेकिन अगर प्राइमरी की नहीं लगानी और नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाना है तो वो आप लोग देख लेना कैसे, यानी कि उसका सिंटेक्स क्या है। तो सेम इसी तरह यानी कि नॉन क्लस्टर का सिंटेक्स क्या है वो देख लेना। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लिए जो है ना वो वीडियो है जो मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों को, वो लाजमी देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, कह लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस लिहाज से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना जो न्यू डेवलपर को आती है, वो यही आती है यार मेरी क्यूरी भी सही है, सब कुछ ठीक है, अपने पास चला रहा हूँ इतना फास्ट डाटा लेके आ रही है, जब ये क्यूरी सर्वर पे जाती है तो इतना स्लो डाटा लेके आती है। अपने पास चला रहे हो भाई, आप लोगों के पास और कुछ नहीं चल रहा होता, कोई और रिक्वेस्ट नहीं आ रही होती, आप ही अकेले रिक्वेस्ट करने वाले होते हो उस पे। लेकिन जब सर्वर पे जाते हो, ऑनलाइन होती है आपकी एप्लीकेशन, कितने और यूजर होते हैं जो सेम टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और बाकी इसकी डिटेल जो है ना ये नॉर्मलाइजेशन की, और ये वाली चीज मैंने पहले कवर नहीं करवाई थी, लेकिन एक इंटरव्यू में एक बंदे ने ये पूछा था, लेकिन नहीं आई थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये इतनी कोई टफ चीज नहीं है कि इसको हम कवर ना करें। तो इसलिए इन इन दोनों की जो है ना, क्योंकि ये सारी चीजें ये दोनों कवर हो गई हैं, सिर्फ आपने देखना है कि इसको टेक्निक, यानी कि इस टेक्निक को अच्छा यूं कहते हैं, नॉर्मलाइज कहते हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने ईआरटी बना लिया ना उसमें ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर लिया आप लोगों ने। और ये चीज मुझे भी भूली हुई है कि भाई, क्योंकि इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक जाता है, फिर इसके बाद डी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाती है। वो कहाँ से शुरू होती है और कब तक जाता है, तो वो जो है ना आप लोग खुद, यानी कि या तो मैं भी कोई वीडियो देख के आप लोगों को शेयर करूंगा, अदरवाइज खुद जो है ना इसको देख लेना, क्योंकि ईआरटी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। अब मैंने देख लिया कि आप लोगों ने नॉर्मलाइज किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं गया, तो ये अब खुद यानी कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर वॉइस मैसेज कर लेना, बाकी मैं इंशाल्लाह वीडियो ढूंढ के ना आप लोगों को शेयर करता हूँ।